साथियों नमस्कार। साथियों, ट्रंप इस समय ईरान के वॉर में फंस चुके हैं और इस समय वो कई देशों से गुहार लगा रहे हैं कि आओ मेरी मदद करो। जिन भी देशों का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है सभी अपनी नेवी या वॉरशिप लेकर के आ जाओ, सब मिलकर के ईरान को सबक सिखाओ। और इसमें कोई भी ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है। केवल फ्रांस ने बोला है कि ठीक है हम अपना एक जहाज भेज देंगे, बाकी किसी ने भी हामी नहीं भरी है। स्विट्जरलैंड ने भी मना कर दिया है। ये हाल हो गया है ट्रंप का। फिर ट्रंप इतना ज़्यादा चढ़ गए हैं, कह रहे हैं ठीक है कोई नहीं आ रहा, ठीक है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता कि मेरी बात मानो और कोई बात ना माने तो चढ़ जाता है कि ठीक है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। पूरी बातें क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी युद्ध चल रहा था। आप में से हम में से कई लोग भूल चुके थे कि वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसमें अभी तक खबर आ रही है कि 400 से 500 लोग मर चुके हैं और 200 से 300 लोग घायल हैं। और ये सब मासूम लोग हैं। आप एक बात बताइए, ईरान में खामनेई की मृत्यु हुई, भारत में कई जगह प्रदर्शन होने लगे। कई जगह कुछ लोग अपने सोशल मीडिया पर डालने लगे पोस्ट और रोने लगे, खामनेई नहीं रहे, खामनेई नहीं रहे। चलो ठीक है। फिर ईरान में अगर एक दो निर्दोष लोगों की मृत्यु होने लगी, फिर उनके पोस्ट आने लगे। कई ऐसे पढ़े लिखे टीचर जो कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं लेकिन एक विशेष समुदाय से आते हैं, तो बेचारे नौ आंसू बहा रहे थे कि अरे ईरान में निर्दोष लोग मर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गाज़ा वालों के लिए भी आंसू बहा रहे थे कि निर्दोष लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में निर्दोष लोग मर गए 400 से 500, आपका एक भी पोस्ट नहीं आया, क्यों? 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, एक भी पोस्ट नहीं आया, क्यों? बलूचिस्तान में न जाने कितने लोगों को मार दिया गया, अगवा कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, आपका एक पोस्ट नहीं आया, क्यों? चाइना उधर उइगुर मुसलमानों के साथ क्या करता है सब जानते हैं, आपका एक पोस्ट नहीं आता। सूडान में पिछले 12 से 13 साल से सिविल वॉर चल रहा है, 4 लाख निर्दोष लोग मर चुके हैं, आपका एक पोस्ट नहीं आया। वो तो छोड़िए, अभी ईरान ने यूएई पर, बहरीन पर, कतर पर, सऊदी पर खूब मिसाइल्स बरसाई हैं। यहाँ भी निर्दोष लोग मरे हैं। यूएई में तो एक कार पे गिर गया था ड्रोन अटैक, आपका एक पोस्ट नहीं आया। इस तरह के सिलेक्टेड लोग हैं आप। अगर आपको वास्तव में किसी की जान की परवाह है तो फिर सबकी परवाह करिए। केवल अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कि साहब निर्दोष मर गए, निर्दोष मर गए, निर्दोष मर गए, नाटक मत करिए। चूंकि गाज़ा में मारने वाला यहूदी था, चूंकि ईरान में मारने वाला यहूदी है, इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है। बाकी सब जगह मारने वाला मुसलमान है, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलते। तो ये प्रोपेगेंडाबाजी बंद कर दो। और इस तरह के टीचर अगर कहीं भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि इस तरह के टीचर्स के बारे में जाके मैनेजमेंट से कहे कि ये प्रोपेगेंडा वाले टीचर्स को हटाइए यहाँ से। ये क्या शिक्षा देंगे आपको? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया है कि हम ट्रंप की मदद नहीं कर सकते। फ्रांस ने थोड़ा बहुत दबे शब्दों में कहा है कि ठीक है मदद करने को तैयार है। इसमें ट्रंप कहते हैं कि हम याद रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, ट्रंप ने अपने तुरंत सोशल पर एक इस तरह का ट्वीट किया था कि भाई जिसके जहाज़ यहाँ से निकलते हैं सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एस्कॉर्ट करने के लिए आए, जिसमें उन्होंने नाम लिखा चाइना आएगा, होपफुली चाइना आए, फ्रांस आए, जापान आए, साउथ कोरिया आए, यूके आए एंड अदर्स। एंड अदर्स में बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने गुहार लगाई, किसी ने भी घास नहीं डाली। ये हाल हो गया है ट्रंप का। ठीक है जी, आगे देखिए। फिर ये तो मैं पाकिस्तान पर आ ही गया हूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के काबुल में एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कई जगह फिगर 500 भी दे रखा है, तो ये विद द टाइम ही पता चलेगा कि कितने मरे हैं। बाकी 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये एक रिहेबिलिटेशन कैंप टाइप का है, ऐसा अस्पताल जहाँ पर लोगों को ड्रग्स की अगर आदत पड़ जाती है तो उसको छुड़वाया जाता है दवाई गोली के माध्यम से। तो जब ये हाल पाकिस्तान ने कर दिया तो तालिबान ने कहा है कि हम इसका करारा जवाब देंगे। अब जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में 10-12 लोग मार देता था, उसके बाद तालिबान किस तरह का जवाब देता था हम सब जानते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान ने 400 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं, तो अब तालिबान क्या करेगा इसका अनुमान हम लगा सकते हैं।
पाकिस्तान कितना मूर्ख देश है, उसे पता है कि भी दुनिया में आग लगी हुई है, अगर पाकिस्तान फंस गया तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में बिना मतलब की ऐसी हरकतें कर रहा है जिसमें वो और ज़्यादा घिरता चला जाएगा। ठीक है, पर इसलिए तो पाकिस्तान है। ठीक है, बाकी इस तरह से हमले कर रहा है अभी ईरान यूएई पर, बाकी गल्फ कंट्रीज़ पर, जिसमें अब वो एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहा है, लोकल सिविलियन एरियाज़ को निशाना बना रहा है। और एक फिगर के मुताबिक यूएई में ईरान ने अब तक लगभग 1600 ड्रोन्स दाग दिए हैं। टोटल मिला के अब तक लगभग 285 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है और लगभग 60 से 70 क्रूज मिसाइल से हमले कर चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल तो जान ही रहे ना आप। देखिए, किसी को अगर डाउट हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये पेड़ लगा हुआ है और ये एटमॉस्फेयर की लेयर है और ऊपर अंतरिक्ष है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, जैसे आपको निशाना मानना है इस बिल्डिंग पे और ईरान ने यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल चलाई, तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले जाएगी अंतरिक्ष में, गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं, और फिर ऊपर से एकदम से आकर के इस पर हमला करेगी। जैसे ऊपर से लगेगा तारा टूट के गिरा है क्या, इस तरह से ये बैलिस्टिक होती है। क्रूज मिसाइल क्या करती है, क्रूज मिसाइल ईरान ने यहाँ से मिसाइल चलाई तो मिसाइल ऐसे जाएगी, पेड़ के ऊपर से होती हुई सीधे अटैक कर देगी। यह क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का हमला बड़ा भीषण होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमला करते हुए अब वो दुबई के एयरपोर्ट पर आग लगा चुका है और कल से लेके अब तक वो एयरपोर्ट जल ही रहा है। और ये दुबई का एयरपोर्ट कौन सा है, इस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करवा देता हूँ। देखिए, ये आपका यूएई है जिसमें अलग अलग एमिरेट्स हैं। इनमें से जो दुबई एयरपोर्ट है वो ये वाला है। बहुत बिजी एयरपोर्ट है, पूरे यूएई का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इसको ठोक देने का मतलब है यूएई के टूरिज्म को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देना। यूएई की ताकत क्या है, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, यही तो ताकत है। और सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, दुबई, और लगातार दुबई को टारगेट कर रहा है ताकि लोगों में इतना खौफ बैठ जाए कि लोग जो दुबई को सेफेस्ट प्लेस कहते थे वो उनके दिमाग से निकल जाए। इसके अलावा एक और हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था अभी 3 दिन पहले, वो था ये अल फुजारिया हवाई अड्डा। इसको ही क्यों बनाया गया था, क्योंकि यहीं से यहाँ पर एक पोर्ट भी है जिसके ज़रिए यूएई कोई भी अगर तेल वगैरह गैस वगैरह सप्लाई करता है तो यहाँ से सीधे वो अपना जहाज़ भेज देता है इस तरह से। तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देख रहे हो ना आप, इस तरह से दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से सीधे निकाल देता है ऐसे। तो आपको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसे पार करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ईरान ने कहा अच्छा यहाँ से सीधे सीधे निकाल रहे हो, ठीक है, इसी पर हमला कर देते हैं। तो इस पर भी हमला कर दिया है। तो लगातार वो दुबई हो गया, यूएई मतलब, और सऊदी, कतर, बहरीन, इन सब पर हमला कर रहा है। आप एक सवाल पूछेंगे तो फिर ये सब क्यों नहीं टूट पड़ रहा है ईरान पर, क्योंकि फिर ईरान और ज़्यादा भीषण हमला करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए ने ले रखी है। तो यूएसए जब खुद नहीं यहाँ पे कुछ कर पा रहा तो ये बेचारे क्या करेंगे। और तीसरी बात, इन लोगों ने इतना, जैसे यूएई है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड, जाने क्या क्या बना रखा है कि ये अगर 2 मिसाइल दाग भी देंगे तो उससे ईरान का होना कुछ नहीं है। ईरान फिर वहाँ से इतनी मिसाइलें दागेगा कि इनका सब चौपट कर देगा, इनको कम से कम 25 साल पीछे ढकेल देगा। इसलिए बेचारे फंस गए हैं। और यूएसए ने इनकी सिक्योरिटी की गारंटी क्यों ली थी, क्योंकि इन्होंने यूएसए को गारंटी दी थी कि हम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। तो इस तरह से हम अपना तेल और डॉलर में बेचेंगे, तुम हमें सिक्योरिटी दो बदले में। इस डील को 1974 में किया गया था। और इस तरह के डॉलर को, जिससे पेट्रोल बेचा जा रहा है, इसे बोलते हैं पेट्रो डॉलर। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, कि इन लोगों का अभी हमला करना इसलिए भी नहीं बन रहा क्योंकि ये सब चाह रहे हैं कि यूएसए हमारे इस क्षेत्र से निकल जाए। यूएसए बचा तो पा रहा नहीं है इन्हें, ठीक है, तो इनको भी बहाना मिल जाएगा कि यूएसए देखो यार, तुम बचा तो मैं पाए नहीं, बिना मतलब में हमारी सिक्योरिटी की गारंटी के नाम पर यूएसए ने जगह जगह पे अपने यहाँ पर पोर्ट्स बना रखे हैं, अपने बेसेस बना रखे हैं, वो सब यार हटाओ यूएसए तुम यहाँ से। और तुमने जो कसम खा रखी है यूएसए के पेट्रो डॉलर, यानी कि डॉलर में ही पेट्रोलियम बेचोगे, ये हटाओ इस चीज़ को भी, जिससे ये देश फ्री हो पाए, अपना व्यापार
अन्य देशों के साथ करने में, लोकल करेंसी में या अपनी रीजनल करेंसी में, किसी और करेंसी में। तो ये खुद चाहते हैं कि यार ठीक है, एक आध महीने कलेश और चलेगी, लेकिन फिर हम यूएसए जैसी एक बड़ी कलेश से छुटकारा पालेंगे। तो इसीलिए इनका भी फायदा है कि ठीक है यार, 2-4 मिसाइलें और गिर जाएं हम पे, पर एक बड़ी मुसीबत हमसे दूर हो जाएगी। उधर ईरान में जिस तरह से ईरान स्ट्रेटेजी अपना रहा है, ईरान को पता है हम डायरेक्टली यूएसए से लड़ नहीं पाएंगे, तो ईरान दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। धीरे धीरे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तेल की सप्लाई रुक रही है, बाधित हो रही है। और जिस दिन तेल के दाम $200 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गए, तो अब ये मान लीजिएगा दुनिया में एक बड़ा क्राइसिस ला के रख देगा ईरान। ये जितने भी यूरोप वगैरह और ये वहाँ के साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कुछ एशिया के देश हैं, इन सब जगहों पर ऐसी मंदी आएगी कि वहाँ से उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिम्मेदार कौन होगा? यूएस। तो इसीलिए जिस दिन पेट्रोलियम के दाम $200 से ज़्यादा हो जाएं, उसी दिन आप ये मान लेना कि हार करके भी ईरान इस युद्ध को जीत रहा है। अल्टीमेटली ईरान हारेगा, ये आप मान के रहिए, ठीक है। ईरान में तख्ता पलट होगा, चाहे अभी हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो। और ईरान में तख्ता पलट के बाद जो नया रिजीम आएगा, उस रिजीम में यूरोपियंस का बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। और इसीलिए यूएसए को अभी यूरोपियन कंट्रीज मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी को एस्कॉर्ट करने के लिए, हम नहीं आएंगे को अपना वॉरशिप लेकर के। ठीक है, नहीं आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये आएंगे। जब ये तय हो जाएगा ना कि अब यूएसए के साथ मिलकर ईरान पर टूट पड़ना है, बस फाइनल अटैक है, इसके बाद ईरान में सब खत्म, उस वक्त आएंगे ये। याद करो, मैं 3-4-5 वीडियो पहले ही बता रहा था कि यूएस जिस दिन ईरान को निपटाने का दृढ़ संकल्प ले लेगा, उस दिन अकेला हमला नहीं करेगा, अपने साथ 25-30 देशों को लेकर टूट पड़ेगा। ये मैं बता रहा था आपको, याद कीजिए। और अब यूएसए ने सबसे मांग करना स्टार्ट कर दिया कि आओ हमारी मदद करो। अभी मना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब यूएस के साथ जुड़ते जाएंगे। बट अभी पहले माहौल बनने दो, इतना माहौल बनने दो कि यूएस यहां से हटे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान में तख्ता पलट हो, ये सब चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, इजराइल भी चाहता है, यूएस भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, भारत भी चाहता है। क्योंकि उस तख्ता पलट के बाद में फिर ऐसी सरकार आ जाएगी जो यूएस के फ्रेंडली होगी, तो ईरान से व्यापार करना आसान हो जाएगा। जो सैंक्शंस की वजह से ईरान से हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए खुल जाएगा। अब समझ रहे हैं? तो ईरान में तख्ता पलट हो, ये चाहते सब है, और यूएसए भी यहां से हट जाए, ये भी सब चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली सब ये चाहते हैं कि यूएस भी हार जाए इस वॉर को, ईरान भी हार जाए। फिर दुनिया में जो नया सवेरा होगा, वो एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले ये क्या खबर है। हाँ, ट्रंप ने यह भी कहा है, अब एक नया लेके आए हैं। ट्रंप को लग रहा है कि यार ईरान में मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा है, ईरान में मैं फंस गया हूँ। ईरान का एक ड्रोन गिराने के लिए जिसकी कीमत 20 से 30 हज़ार डॉलर होती है, 20 से 30 हज़ार डॉलर, उसको गिराने के लिए यूएस को 2 से 3 मिलियन डॉलर की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हर दिन इतना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहा है यूएस का, और फिर भी ईरान को नहीं हरा पा रहे हैं। और अभी मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, तो ट्रंप चचा वहाँ हार जाएंगे। तो ट्रंप चचा कुछ तो ऐसा दिखाएं कि हाँ भाई मैंने ये देखो ये प्राप्त किया है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मैं क्यूबा पर कब्जा करूंगा। देखिए क्यूबा क्या है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये रहा। याद कीजिए मैंने आपको एक बात और बताई थी कि धीरे धीरे यूएस दुनिया से अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और अपने अड़ोसी पड़ोसियों में उलझ जाएगा। तो बोरिया बिस्तर कैसे समेटेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया कि सब चाहते हैं कि यूएस यहाँ से निकले, ये समेटना ही तो होगा बोरिया बिस्तर। और एक नया इसने दुश्मन पाल लिया, क्यूबा। हालांकि पहले से इसकी नज़रों में खटकता था, अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला को दुश्मन बनाया था, क्यूबा को, मैक्सिको को धमकाता रहता है, कनाडा को धमकाता रहता है, ग्रीनलैंड ले लेंगे ऐसा करके हर महीने एक ना एक बात कहता रहता है। और ब्राज़ील के बारे में भी ख्याल अच्छे नहीं है इसके, कोलंबिया को भी उल्टा सीधा कहता रहता है। तो यूएस धीरे धीरे अपने एरिया में उलझेगा, किसको ले पाएगा, किसका तख्ता पलट करेगा वो तो वक्त बताएगा, बट अब ये इसी में उलझा रहेगा।
तो इंतज़ार करिए उस चीज़ का। तो आपको कोई भी जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट ये बताए कि देखो यूएस यहाँ पर जीत जाएगा, एक न एक दिन ईरान को हरा देगा, ठीक है हरा देगा, बात सही है। कोई ये कहे कि ईरान यूएस को हरा देगा, फिर देखना, ठीक है हराएगा नहीं हराएगा, जो भी है, हर किसी का अपना एक आंकलन है। बट जो मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ से पेट्रो डॉलर ख़त्म करना है, ये उद्देश्य है सबका, ठीक है। और जो दूसरा उद्देश्य है वो ईरान में रिजीम चेंज है। कोई ये कहे कि ईरान जीत जाएगा, रिजीम चेंज नहीं हो पाई, देखो रिजीम चेंज होगी, या आप लिख के ले लो, क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज अगर नहीं हुई तो इजराइल पर संकट आ जाएगा। तो यूएस चाहे ना चाहे, फिर इजराइल चाहेगा कि कैसे, मतलब इजराइल करके ही रहेगा रिजीम चेंज, इजराइल का भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, कोई ये पूछेगा कि साहब आप कैसे कह सकते हो, आप एक अलग ही बात कह रहे हो, कोई कह नहीं रहा इस बात को। तो आजकल पेट्रो डॉलर सभी कर रहे हैं, वैसे तो हर कोई बोल ही रहा है इसके बारे में, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड हो गया आज की डेट में, तो उससे तो आप जान ही रहे हैं। बट उससे भी ज़्यादा किसी भी अगर जियोपॉलिटिक्स की घटना का आकलन करना हो कि यार इसका होने क्या वाला है, तो हमेशा दिमाग में लेके आओ ब्रिक्स। बस ये बात याद रख लो कि ये मजबूत होना है। अब ये मजबूत कैसे होगा, बस वही दुनिया का जो वॉर चल रहा है उसका फैसला आएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो दुनिया के कोई दो देश लड़ पड़े, ठीक है, किसका नाम लूं मैं, मान लीजिए यूएसए और मैक्सिको की लड़ाई हो गई अच्छे से, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ, ये युद्ध चल रहा है, यूएसए मैक्सिको को हरा नहीं पा रहा, आपको क्या लगता है इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो एक चीज़ तो ध्यान में रख लेना, परिणाम जो भी निकले वो इनके फेवर में आएगा, ठीक है। लड़ाई छिड़ी है, लड़ाई छिड़ते ही 3-4 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था, नहीं बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, रील भी बना के डाली थी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे, कि आने वाले समय में देखना रशिया के तेल की डिमांड बढ़ेगी, और हो सका तो ईरान को रशिया हो सकता है अपने वेपन्स भी सप्लाई करे, इनडायरेक्टली रशिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैंने कहा था, ठीक है। और आज देख लो, ये बात दुनिया के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, रशिया खुद एकदम फूले नहीं समा रहा है। तो सारे पैंतरेबाजी उस तरह से हो रही है कि रशिया तो छोड़ो, रशिया तो दिख रहा है सभी को फ़ायदा होगा। सभी को फ़ायदा होने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो फ़ायदा देगी, वो है लोकल करेंसी। आप कहोगे, आपने कहा कि साहब ब्रिक्स को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा मतलब कैसे? फ़ायदा मतलब ऐसे कि इनकी लोकल करेंसी का चलन बढ़ेगा और डॉलर का चलन कम होगा। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो अभी याद करो, ईरान ने कहा है कुछ कल या परसों कि हम उसी का टैंकर यहाँ से निकलने देंगे जिसने तेल युआन में खरीदा हो, डॉलर में खरीदा होगा उसको नहीं निकलने देंगे। किसमें? युआन में, चाइनीज़ युआन में खरीदा होगा। तो करेंसी किसकी चली? ब्रिक्स के किसी देश की। ऐसा रुपीज़ वाला भी आएगा, आप टेंशन मत लो, समझ रहे हो? तो दुनिया अब इस ओर जा रही है जहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस ख़त्म होना है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोपॉलिटिक्स का बैकग्राउंड पढ़ोगे, पिछले 200 साल की जियोपॉलिटिक्स पढ़ोगे, तो आप ये समझ जाओगे कि हर 70-80 साल में दुनिया का कांटा बदलता है और एक नया देश या कई देश एकदम से उभर के आते हैं जो दुनिया की एक नई दिशा तय करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका का अपने क्षेत्रों में उलझ जाना ही अपने आप में ब्रिक्स को मजबूत करता है। और ब्रिक्स को लेकर के अमेरिका में टेंशन अभी से नहीं, 2008 से है कि ये जो संगठन है ये आगे जाके दिक्कत देगा, उनकी इंटेलिजेंस का ये कहना था। और इसी संगठन को मजबूत करने के लिए पुतिन ने पिछले 12-15 साल में बहुत मेहनत करी है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने यूक्रेन वॉर स्टार्ट किया था। वो तो मैं 1.5-2 साल से बता रहा हूँ आपको कि यूक्रेन केवल एक मोहरा है, यूक्रेन से स्टार्ट होकर के यूरोप को कमज़ोर करना है, फिर इन दोनों की जो सांठगांठ है उसे कमज़ोर करना है, फिर अपना तेल बिकवाना है, लोकल करेंसी का चलन बढ़ाना है, और धीरे धीरे यूएस को उसके अड़ोसी पड़ोसियों में उलझाना है। ऐसे आप ये आकलन कर सकते हैं कि दुनिया किस ओर जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ पर ध्यान आकर्षित और कराता हूँ। ये क्या चीज़ है? हाँ, कई ऐसे एक्सपर्ट हैं
जो इस समय ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक फ़ोन कर दें तो इजराइल ईरान का वॉर अभी रुक जाएगा। जी, ये कोई अंधभक्त नहीं कह रहा है, ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं? ये देखिए, कॉल पीएम मोदी, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मोदी जी को कॉल करिए, वो अगर मीडिएट करेंगे तो युद्ध अभी रुक जाएगा। उसी प्रकार से तमाम लोगों ने कहा है, मीडिया कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया बड़े स्तर पर कह रही है, और भारत में जो यूएई के फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, इनका नाम है हुसैन हसन मिर्ज़ा, इनका भी कहना यह है कि मोदी का एक कॉल ईरान वॉर को अभी रोक सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मर यूएई एनवॉय सेज वन फोन कॉल फ्रॉम पीएम मोदी कुड हेल्प स्टॉप ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। कह दो कि ये झूठ है। ये है भारत की ताकत। और कुछ फर्जी यूट्यूबर जर्मनी में बैठ कर के वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट देते हैं और कहते हैं कि अरे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी अब तक के वर्स्ट पीएम हैं। देख लो, इजराइल भी होकर के आ गए और अपने एलपीजी के 2 टैंकर भी मंगवा लिए, जिसको ईरान ने कहा कि हाँ लेके जा सकते हैं, जिनमें से एक पहुंच गया, दूसरा आ रहा है। हमारा शिवालिक आ गया, आई थिंक, हाँ शिवालिक आ गया है, बाकी दूसरा भी आ रहा है। इन दोनों टैंकर्स में इतनी एलपीजी है कि लाखों लोगों को दी जा सकती है। और कुछ लोग कमेंट करके मेरे को बोल रहे थे पिछले 1-2 वीडियो में कि साहब आप तो एलपीजी कर रहे हो, यहाँ देखो एलपीजी मिल नहीं रही है। तब मैंने आपसे कहा था कि एलपीजी की अफवाह उड़ा करके जिन लोगों ने स्टॉक कर लिया है, इस वजह से एकदम से शॉर्टेज हो गई है, धीरे धीरे 2-3 दिन रुक जाओ, सब मिलने लगेगी। और आज आप देख लीजिए, आराम से मिल रही है। मेरी गली में मैं डेली देख रहा हूँ, एलपीजी वाले का छोटा टेम्पो आता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ भी आ रहा है, साइकिल पर होकर लेकर के आ रहा है। मेरे को कहीं से ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा कि एलपीजी नहीं मिल रही, बड़े परेशान हो गए। उसी दिन 1-2 फ़ोन आए थे या मैसेज आए थे। मैंने तब भी कहा था कि ये चाल है लोगों को सड़कों पर लाने की, पैनिक मत करो, 2-3 दिन रुक जाओ, सब मिलेगा। तो अपने देश के साथ खड़े रह करो। मैं कह रहा हूँ नहीं मिल रही, ख़त्म हो गई, तो क्या आप 2-3 दिन बिना एलपीजी काम नहीं चला सकते? आपके पास और कोई जरिया है ही नहीं खाना बनाने का। इंडक्शन लिया होगा, थोड़े पैसे वाले हो तो, और बहुत थोड़े गरीब टाइप के हो तो चूल्हे पर रोटी बना लो। और अगर मान लो कुछ नहीं कर सकते तो 2-4 दिन बाहर से खा लो। मान लो वो नहीं खा सकते तो फल फ्रूट खा लो, कुछ पैक्ड फूड खा लो। अपने देश के लिए 2-4 दिन ये नहीं कर सकते? पर नहीं, ये नहीं करेंगे, यहाँ तो मोदी को गाली देंगे। हमेशा देश के साथ खड़े रहा करो, परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है जी। बाकी मुझे तो इंतज़ार है कि पाकिस्तान तेरा क्या होगा। अब देखो कोई खबर रह तो नहीं गई। ठीक है, तो अभी तक ये अपडेट है। कल परसों वीडियो इसलिए लेकर के नहीं आया था, कुछ खास अपडेट नहीं थी, वो 1-2 खबरें थी, तो मैंने कहा इसको क्या खींचतान के में। मेरे को एक खबर को 10-15 मिनट तक खींच के ये सब करने की आदत नहीं है। वीडियो बने तो ऐसा बने कि लगे कि हाँ 2-4-5 चीज़ें एक साथ कवर हुई हैं। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।